दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जो होता है उसी को विलयन कहते हैं। विलयन के प्रत्येक भाग की संरचना जो होती है वो समान होती है। इस विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसी को विलायक कहते हैं, और जो मात्रा में कम होता है, जिसका द्रव्यमान कम होता है, उसी को विलेय कहते हैं। इस प्रकार किसी विलेय के विलायक में घुलने को ही आपको इस प्रकार एक विलयन जो होता है वो आपको स्वच्छ, पारदर्शक और समांग होता है। एक चीज़ भी ध्यान रखना है कि जब कोई विलयन बनता है तो विलयन के जो हिमांक होते हैं वो विलयन का हिमांक जो होता है विलायक के हिमांक से आपको कम हो जाता है। यानी कि जब भी विलयन बनेगा तो विलयन के हिमांक में अवनमन होता है, यानी कमी आती है। इस तथ्य को आपको विशेष ध्यान रखना है। और विलयन के क्वथनांक जो होता है विलायक के क्वथनांक से में वृद्धि हो जाती है। अब इस तथ्य इसलिए ये समझा रहे हैं कि जैसे आपको पानी में अगर नमक डाल देते हैं और तो उसका हिमांक कम घट जाता है और वो -15 पहुंच जाता है। इसी कारण से पानी में नमक डाल करके और उसके ताप को कम करके कुल्फी को जमाई जाती है। इसी तथ्य को ध्यान याद रखने के लिए बता दे रहे। उसी प्रकार आपको पानी में नमक भी डाल देते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए दाल क्या हो जाती है, आपको गल जाती है। तो इसके मतलब कि आपको विलयन में क्वथनांक में तो उन्नयन होता है, क्वथनांक में वृद्धि होगा और हिमांक में आपको कमी आती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद विलयन पर पहले चर्चा कर लिया जाए कि विलयन जो बनाए जाते हैं तो विलयन पर आपको ताप का भी आपको प्रभाव पड़ता है। और आपका जब भी जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ को जब घोलते हैं तो प्रायः ठोस की विलेयता जो होती है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्या बता रहे हैं कि ठोस की विलेयता से आपको KNO3 है, CuSO4 है, आपका NH4Cl है, इसकी विलेयता बहुत अधिक से बढ़ती है। उसी प्रकार आपको NaCl है, KCl है, इसकी विलेयता माने आपको ताप बढ़ाने पर इसमें धीरे धीरे वृद्धि होती है। और याद रखना होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम सल्फेट की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। अपवाद इसी चीज को चर्चा कर रहे थे कि अपवाद है क्या बता रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और आपको कैल्शियम सल्फेट है, इसकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। लेकिन समान तरह से अगर ठोस पदार्थ पूछेगा तो आपका जवाब होगा कि ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। द्रव की विलेयता भी आपको ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन गैस की विलेयता जो होती है ताप बढ़ाने पर आपको घटती है। यही कारण है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गर्म जल को करते हैं तो उसे बाहर बुलबुले के रूप में निकलने लगती है। इसके बाद आपको दाब का भी विलेयता प्रभाव पड़ता है। आपको गैस विशेष तरह से ठोस और द्रव में दाब का विशेष चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन गैस की जो विलेयता होती है दाब बढ़ाने पर बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो सोडा वाटर के बोतल होते हैं उसमें उच्च दाब पर आपको गैस से कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है और जब उसके बोतल को खोलते हैं तो दाब की कमी होने पर यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलने लगती है, जिससे वो आपका पेय पदार्थ भी बाहर की तरफ आपको गिरने लगता है। तो ये चीज़ आपका है। इसके बाद ये याद रखना होगा कि जो जल होता है, जल एक सार्वत्रिक जैसे समांतर से विशेषता होती है कि जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो आपको यानी जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वो आपको ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं और जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो आपको अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। इस तथ्य को ध्यान रखना है। क्या बताए कि वैद्युत संयोजी यौगिक आपको ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं और सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो आपको अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। और लेकिन जल का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है और जल के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होने के कारण से यह आपको ध्रुवीय जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उसको भी घोल लेता है। इसलिए जल को एक सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। जल को क्या कहते हैं? एक सार्वत्रिक विलायक कहते हैं।
जो होते हैं जो अधिक पदार्थों को वह घोल लेता है। लेकिन याद रखना होगा कि सल्फर है, गंधक है, कपूर है, यानी अशुद्ध सल्फर ही गंधक होगा। तो सल्फर है, गंधक है, कपूर है इत्यादि क्या होते हैं, जल में आपको अविलेय होते हैं। सल्फर जो होता है या गंधक जो होता है, एल्कोहल में क्या होता है वह एक उसमें विलेय बताएंगे। तो इस प्रकार, लेकिन ये जल पे भी आपको अधिकांश पदार्थों को घोलने कार्य करता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। जैसे उसमें चीनी, नवसादर इत्यादि क्या होते हैं, जल में आपको घुल जाते हैं। जबकि आपको जो कार्बन, जैसे आपको कार्बनिक जो होते हैं जैसे पेट्रोल और बेंजीन, इसमें कार्बनिक यौगिक विशेष तरह से घुलते हैं, यानी तेल है, चर्बी है, मोम है, घुलते हैं। इसी कारण से इसको सूखी धुलाई के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार एसीटोन होता है, एसीटोन में वार्निश, रेयान, आपका कृत्रिम रेशम ये इत्यादि जो होता है एसीटोन में घुलते हैं। जो कार्बन डाइसल्फाइड होती है वो उसमें आयोडीन, गंधक, सफ़ेद फास्फोरस क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। एल्कोहल में भी याद रखेंगे कि आयोडीन है, सल्फर आपका कपूर है, लाख है, चमड़ा है इत्यादि क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और तारपीन का तेल होता है, तारपीन के तेल में वार्निश है आपका, और वार्निश या पेंट जो होता है विलेयशील होता है। नेफ्ता जो होता है उसमें रबड़ जो होता है वो घुलनशील होता है। यानी क्या क्या बताए कि जो जल एक सार्वत्रिक विलायक है जिसमें अधिकांश जो होते हैं पदार्थ घुल जाते हैं। बेंजीन, ईथर और पेट्रोल, इसमें बताया कि तेल, घी, वसा, चर्बी, मोम इत्यादि जो होते हैं घुलनशील होते हैं, इसीलिए इसको शुष्क धुलाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एसीटोन में जो होता है आपको वार्निश है, रेयान है, कृत्रिम रेशम है, ये घुलनशील होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसमें आपको इसमें भी तेल, वसा, मोम, रेजिन इत्यादि घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अच्छा विलायक माना जाता है। एक कार्बन डाइसल्फाइड होता है, इसमें आयोडीन है, गंधक है, फास्फोरस है, ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। एल्कोहल में भी आपको आयोडीन है, कपूर है, लाख है, सल्फर है इत्यादि क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तारपीन के तेल में आपको रेजिन या पेंट जो होते हैं घुलनशील होते हैं। नेफ्ता जो होता है इसमें रबड़ घुलनशील होता है। जो पंचर होता है बनाते हैं साइकिल वाले, तो उसमें क्या होता है, उसमें नेफ्ता में ही आपको रबड़ घुलनशील होता है जो पंचर बनाने में उपयोगी होता है, ठीक ना। और जो तारपीन के तेल पेंट घोलने का काम आ जाता है। बेंजीन और पेट्रोल जो होते हैं वो चर्बी घुलनशील चर्बी तेल इत्यादि घोलते हैं, इसी कारण से शुष्क धुलाई में यूज होता है। आपका आयोडीन को स्पीड में घोल करके टिक्चर आयोडीन बनाते हैं जो दवा के रूप में उपयोग होता है। एल्कोहल में इसमें सुगंधित इत्र बनाते हैं। अब ये जल एक सार्वत्रिक विलायक है, इसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है, इसलिए सभी जो वायु संयोजी यौगिकों को जो ध्रुवीय यौगिक हैं उसको अपने अंदर ये घोल लेता है। ये भी याद रखना होगा कि जल एक ध्रुवीय विलायक है और ये ध्रुवीय यौगिकों को अपने अंदर घोलता है। ये विलयन बनता है तो जो विलायक के कण, विलेय के कण होते हैं विलायक के कणों के बीच में आ जाते हैं, इसलिए आयतन में कोई वृद्धि नहीं होगी। द्रव्यमान जो होता है विलेय और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा, उसमें भी आपको वृद्धि नहीं होगी। यानी याद रखना होगा कि आयतन में वृद्धि नहीं होती है। जो विलेय के कण होते हैं वो विलायक के कणों के बीच में समाहित हो जाते हैं, ठीक ना। और यानी एक सिद्धांत याद रखेंगे कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और अध्रुवीय यौगिक जो होते हैं अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। इस प्रकार सभी वैद्युत संयोजी यौगिक और कुछ ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक भी जल में आपको विलय होता है। जैसे आपका HCl है वो सहसंयोजी यौगिक है लेकिन वो ध्रुवीय है, इसलिए क्या होता है वो आपको जल में विलय होता है। उसी प्रकार एल्कोहल है, H2 समूह एमीन समूह है, तो उसमें भी क्या होता है ये आपको जल में ये ध्रुवीय यौगिक बनाते हैं और इनके कारण से कार्बनिक यौगिक होते हुए ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। इस प्रकार आप जबकि जैसे मेथेन है ये सब क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपको विलयशील होंगे या कार्बन डाइसल्फाइड में, क्योंकि इस प्रकार आपने क्या देखा कि घुलनशीलता के आधार पर
यानी विलेयता के विषय में पहले समझाई गई थी। अब आप ये चीज बता रहे हैं कि विलयन क्या है? विलेय और आपका विलेय और विलायक का समांगीय मिश्रण होता है। ये मिश्रण है, यौगिक नहीं है विलयन, ये मिश्रण है जिसमें जिसकी मात्रा कम घुली रहती है उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक घुली रहती है वो क्या होता है? विलायक होता है। तो किसी विलयन में जो विलेयता होती है, यानी विलेय की विलायक में घुलने की क्षमता को विलेयता कहते हैं, और किसी भी विलेयता जो होती है ताप, दाब, विलेय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति इत्यादि पर निर्भर करती है। यदि आपका क्या क्या चीज बताए कि ताप पर निर्भर करेगी, दाब पर निर्भर करेगी, विलेय की प्रकृति पर निर्भर करेगी और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगी। इसमें विलेय और विलायक के दोनों कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम बताएंगे, यानी 10⁻⁷ से कम 10⁻8 सेंटीमीटर। तो ये आपको विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार अति सूक्ष्म होता है, और जो विलेय के कण होते हैं विलायक के कणों के मध्य आ जाते हैं, ठीक ना। तो विलयन बनाने पर वो नष्ट नहीं होता है विलेय, बल्कि वाष्पीकरण करने पर उसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आपको फिल्ट्रेशन अवसादन उसमें नहीं होता है। यानी अगर कहने का मतलब कि विलेय बन चुका है तो बहुत समय तक रख देंगे तो विलेय नीचे की तरफ बैठता नहीं है, यानी अवसाद उसका नहीं बढ़ता है, ठीक ना। तो विलयन का द्रव्यमान विलेय और विलायक के संयुक्त द्रव्यमान के बराबर होता है। उसके क्वथनांक क्या होती है? विलयन का क्वथनांक विलायक क्वथनांक से अधिक होता है। हिमांक जो होता है आपको अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक ना। इसके बाद क्या होगा? विलयन जो होता है पारदर्शक होता है, उसको छानने पर भी और निस्तारण पर भी उसको अलग नहीं किया जा सकता है। वो आपको पारदर्शी होता है, समांग होता है और आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती है। वैसे आपको विलयन 9 प्रकार के बताएंगे। ये ठोस का ठोस में विलयन होता है, जैसे मिश्र धातु में होती है, या पीतल है आपका पीतल क्या है? कापर और जिंक का मिश्रण होता है। उसी प्रकार अमलगम अन्य पारे में अन्य धातु के मिश्रण को ही अमलगम कहा जाता है, वो भी आपका एक विलयन ही है। ठोस का द्रव में विलयन, जैसे नमक का, चीनी का पानी में विलयन है। द्रव का ठोस में विलयन, यानी जो क्रिस्टल जल के अणु होते हैं वो क्या होते हैं? द्रव का ठोस में विलयन होता है, ठीक ना। या आपको कापर में अगर पारा भी थोड़ी मात्रा में घोल दें तो कापर में घुला हुआ पारा या जेली जो होता है, जेली जिसको जेली कहते हैं, तो जेली में ध्यान रखना होगा कि जेली क्या होता है? ठोस में द्रव का विलयन होता है, जिसको जेली कहा जाता है। इसके बाद यानी हमने ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, अब क्या पढ़े थे? द्रव का ठोस में विलयन। इसके बाद द्रव का द्रव में विलयन, तो आप जानते हैं कि एल्कोहल जो शराब है तो क्या है आपका? जल द्रव में विलयन है। इसके बाद द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, जैसे आपको और नमी का आपका वायु में घुलना, ये आपका होता है, या जिसको एरोसॉल कहते हैं। उसी प्रकार गैस का ठोस में विलयन, कुछ गैसें जो जैसे प्लेटिनम होता है या प्लेडियम हो, हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर अवशोषित कर लेती है, तो ये क्या होगा? आपका गैस का ठोस में विलयन होगा। उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड को कॉपर अपने सतह पर अवशोषित कर लेता है, तो ये आपका गैस का ठोस में विलयन होगा। गैस का भी द्रव में विलयन बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सोडा वाटर की बोतल में घुला रहना, और गैस में गैस विलयन जैसे वायु है, ये क्या है? इस प्रकार आपने देखा कि ये विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब आपको अगर विलेय की मात्रा कम होती है तो उसको तनु विलयन कहते हैं। अगर विलेय की मात्रा आपको अधिक हो जाती है तो उसको क्या होते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। और एक चीज आपको बढ़ना है, संतृप्त विलयन क्या होता है? तो संतृप्त विलयन वह विलयन होता है कि उस ताप पर उस विलयन में और अधिक विलेय को नहीं घोल सकते। ताप बढ़ाने पर घुल सकता है, लेकिन उस ताप पर वो अधिक मात्रा घुला हुआ है तो वही आपको संतृप्त विलयन कहते हैं। और अगर उसी ताप पर और अधिक मात्रा घोल सकते हैं तो क्या होगा? असंतृप्त विलयन होगा। और किसी कारणवश और अधिक
जितनी मात्रा संतृप्तता के लिए घुलना चाहिए उससे भी अधिक घुल गया होगा तो वो आपको अति संतृप्त विलयन होता है। ये अति संतृप्त विलयन कब बनता है? जैसे ताप उच्च है और उस पर अधिक पदार्थ घुला है, ताप कम कर देंगे तो उसकी घोलने की क्षमता भी घट जाती है, विलेयता भी घट जाती है, ताप पर निर्भर करती है और वो विलयन क्या होगा? अति संतृप्त बन जाता है। यानी अति संतृप्त में जितने संतृप्त विलयन में चाहिए उससे भी अधिक मात्रा घुली रहती है, ठीक है। और मानक विलयन वह विलयन कहलाता है जिसमें आपको जानकारी रहती है कि इस विलयन में विलेय के कितने द्रव्यमान घुला हुआ है, तो वह माने जिसमें विलेय की मात्रा, निश्चित आयतन विलेय की मात्रा की जानकारी रहती है उसी को आपका मानक विलयन कहते हैं। अब विलयन संतृप्त है, असंतृप्त, अति संतृप्त की पहचान कैसे करेंगे? तो किसी ताप पर अगर उसी ताप पर अधिक मात्रा घुल जा रही है तो क्या है? असंतृप्त है और अधिक मात्रा आपका नहीं घुल पा रही है तो वो क्या है? संतृप्त है। और अगर उसमें मात्रा घुल है तो और अधिक नीचे बैठ जा रहा है, जितना घुल नहीं रहा उससे अधिक नीचे बैठ जा रहा है तो क्या होगा? अति संतृप्त विलयन होगा। इस प्रकार आपका ये विलयन होती है। अब विलयन को सांद्रता को भी व्यक्त करने का आपका इकाई होती है जिसको आपका एक होता है आपको भार प्रतिशतता, इसमें लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान और बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, तो इसको क्या कहते हैं? भार प्रतिशतता कहते हैं। उसी प्रकार आपको आयतन प्रतिशतता आती है, इसमें विलेय का आयतन, अब मिलीलीटर में लिखेंगे तो मिलीलीटर में और बटा में विलाय आपका विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100, तो इसको आयतन प्रतिशतता कहते हैं। उसी प्रकार भार आयतन प्रतिशतता में यहाँ विलेय का द्रव्यमान लिखेंगे और विलयन का क्या होंगे? आयतन होगा, तो भार प्रतिशतता होती है। इसके बाद आपको विलयन की शक्ति क्या होती है? तो आपको किसी भी विलेय के 1 लीटर में घुले हुए ग्राम में द्रव्यमान को ही उस विलयन की शक्ति कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं। दो चीज यहाँ महत्वपूर्ण आपको समझना है। एक जो होता है नॉर्मलता क्या होती है, तो 1 लीटर में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी जो उसको तुल्यांकी भार कहते हैं, तो 1 लीटर में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। यानी नॉर्मलता कैसे होगा? तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, जिसको पीछे सांद्रता बता रहे थे, तो आपको ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और बटा में तुल्यांकी भार क्या बताए? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और बटा में तुल्यांकी भार होगा, तो उसके आधार पर नॉर्मलता निकलती है। और मोलरता के मतलब कि 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या को, उसमें क्या हो? ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं और घुले हुए मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। यानी विलेय के मोलों की संख्या और बटा में आपका विलयन का आयतन लीटर में लिखेंगे तो उसी को क्या कहेंगे? मोलरता कहते हैं। और एक मोललता होता है, मोललता में ऊपर तो वही लिखेंगे विलेय के घुले हुए मोलों की संख्या और नीचे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में करना होगा, तब वो मोललता आती है। इसके बाद मूल अंश होता है, तो मूल अंश के मतलब कि आपका विलेय के मोलों की संख्या और बटा में विलेय प्लस विलाय की मोलों की संख्या, इसी को मूल अंश कहते। क्या बताए? विलेय की मोलों की संख्या और बटा में विलेय प्लस विलाय की मोलों की संख्या को योग को ही क्या कहते हैं? किसी एक घटक का ऐसे करके मूल अंश निकाला जा सकता है, ठीक ना। और तो ये आपका मूल अंश होती है। और जहाँ तक विलेयता निकालनी होती है तो विलेय का द्रव्यमान बटा में विलाय का द्रव्यमान, इसमें ध्यान होगा विलेयता में विलेय का द्रव्यमान बटा में विलाय का द्रव्यमान गुणे 100 करते हैं, तो क्या निकलती है? आपको विलेयता निकलती है। तो इस प्रकार आपको ऐसे करके विलेयता ज्ञात करते हैं। तो आपको नॉर्मलता में समझ गए कि नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलता के मतलब कि आपको ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और बटा में तुल्यांकी भार, इसके आधार पर क्या निकलेगा? नॉर्मलता n निकलेगी। और मोलरता बराबर क्या होगी? मोलरता बराबर आपका निकलती है घुले हुए मोलों की संख्या
यानी मोलों की संख्या निकालेंगे और लीटर में आयतन लिख देंगे बिलियन का, तो बिलियन का लीटर में आयतन, तो यहाँ से मोलों की संख्या हो गई। याद रखना हो कि नर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता होती है, तो मोलरता में संयोजकता से गुणा करते हैं तब आपको नर्मलता आपको प्राप्त होती है। तो ऐसे करके आपको